हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर-थर कांप रहा था, मगर वह आवाज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। राधिका बेटी, मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जवान मेरा नाम लिया जा रहा है, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन मैं उस आवाज को चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया कि मैं वह दर्दनाक सिसकियां ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहाँ चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। न जाने क्यों बार बार आती आवाज सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने पे बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले दादाजी के जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती चीख ने तो मेरे सर कदमों में जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद बाड़े की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे को जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार को टेक लगाए बैठी आंखें मूंद कर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग आंखों के नीचे, गहरे गहरे काले हल्के चेहरे पर जब दरवाजा खुलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर क्यों लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी से सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो माँ अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह बच्चा कच्चा छवा जाएगी। मेरा दिल जोर से धक्का था। पहले ही तो चाहा पहले कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनकी। मेरे अंदर से एक आवाज आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भर कर ले आई ताकि माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर नहीं लग रहा था। कभी वह मुझे नुकसान न पहुंचाए, वह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ यही सब हो रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी उन्हें। मैंने डरते डरते माँ को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों पर लगा दिया। उनका वजूद कपकपा रहा था। वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थाम कर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक के नीचे उतर पाए और बाकी सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर चुका था। मेरा खौफ अब भी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो नहीं थी। जब मेरे बाबा और दादी ने उनकी हालत कर दी तो मेरी सिसकी बढ़ने लगी। माँ ने बामुश्किल गर्दन फेर कर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्द कहने लगी, मेरी बच्ची, रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह, इस हालत में भी कुछ कह ना सकी। ठीक है, वह मेरा दिल उनकी हालत देखकर किसी परिंदे की तरह तड़पा था। उनके घने बाल, लंबे बाल जो उनकी कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें कोयले पर रख कर जला डाले थे। अभी तक उनके बालों में जलने की बू भी आ रही थी जो जलकर बेढंगे तरीके से उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफेद दूध सी रंगत सफेद नहीं रही। उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कपकपी जारी थी
और फिर भी वह कह रही थी कि वह ठीक है। मैं सिसक कर उनके गले लगकर रो पड़ी। आज बड़ी मुश्किल से माँ का मिलने का मौका हाथ में आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला हो एक वह झूठ हो, और वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी हो और अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई हो। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखला कर पलटी और माँ के करीब जाकर गिरी, मगर जब नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी तो वह चीख मेरे हलक से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम चारों बहनें ही थे। मैंने जब से होश संभाली थी, दादी का यही मानना था देते थे कि मनहूस औरत तुझे पोता नहीं दे सकी। मेरी माँ की जबान पर हर वक्त मेरी एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर के काम किया करती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ने झगड़ने और गालियाँ बकते रहते थे। यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। एक बार मैं गहरी नींद में सो रही थी जब कानों में दिल खराश चीज की आवाजें आने लगी। पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है, मगर जब मैं अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज सुनी तो मैं फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू से झिझोड़ कर उठाकर वो रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मारे जा रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही है, दादी मेरी बात नहीं सुन रही हैं, तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उनके आंसू उनके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जगाते हुए उसकी कही बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ की लगातार सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। वह रो रो कर कह रही थी कि महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ, आखिर मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो। मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, भगवान के कहर से डरो। माँ की आंगन से आती आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे थे, मगर उसके बावजूद फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में जा पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन पे कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ को दादी और बाबा ने चारपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चारपाई पर रस्सियों से बांधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह पर एक बाद एक न जाने कितने थप्पड़ मारे थे। उनका चेहरा सूख हो चुका था, दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, मैं कुछ समझा ना सकी, मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से में आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ दर्द से बिलबिला उठी, उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर चीखने लगी, तभी तुरंत भागकर उन तक पहुंची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना सा मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ सिहराने लग खड़ी बाबा को और ज़्यादा भटकाते हुए कह रही थी कि और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आएं। मुझे यह मंजर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती है मेरी माँ की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी इस कदर उसको मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों को खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी ने मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार, जो माँ के पास गई तो तुम्हारी माँ को चुड़ैल लिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने एक नज़र माँ को देखा और फिर रोते हुए दादी को। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से में बोली कि तू बड़ी है, मैं बेहतर जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। अगर इस हालत में तू अपनी माँ के पास गई तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी के फेवर पे करते हुए मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया और मैं छोटी
तीनों छोटी बहनों के साथ माँ की यह हालत देखकर रो रहे थे। मुझे यह बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक बाबा को हो क्या गया था जो वह माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब ठीक था। हमारी माँ बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा माँ का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे। मगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त माँ के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती थी। पहल तो बाबा नज़रअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी मेरी माँ के लिए नफरत उभरने लगी। वह पहले तो माँ की बुराई करने लगते थे, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी माँ की चुटिया पकड़कर खींच लेती, उन्हें मारने लगती। मेरी माँ रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बखूबी देख सकती थी, मगर काश मैं माँ के साथ पास जाकर उनका वो जुल्म होने से बचा सकती। माँ दर्द से चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा माँ को मार मार कर अब डंडा की तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब वहाँ से बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्च थी। उन्होंने एक थाली में उन मित्रों को रखा था और जलते हुए अंगारों पे उन मिर्चों पर रख कर उनकी माँ के सिरहाने रख कर जला दिया, जो माँ को दर्द में मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब मिर्चों का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वो खांसने लगी। बाबा और दादी के अपने चेहरे पर आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया। मेरी माँ बेचारी खांस खांस कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। उनसे तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी को मिन्नतें कर रही थी, प्लीज इन्हें छोड़ दे, इनकी गलती क्या है, वह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। माँ को मिर्ची की धुनी देते हुए दादी ने उन पर कुछ पढ़कर फूंक मारी शुरू कर दी और फिर उसके बाद पानी छिड़काव करके उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो बाबा ने किया था उसके बाद तो मुझे बाबा से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। आखिर वह माँ पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते थे। बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास लाकर बोले कि बेटी अब अपनी माँ के करीब बिल्कुल भी मत जाना। उनके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है और हम सब के लिए खतरा है। बस इतना हो सके खुद भी उससे दूर रखो और अपनी बहनों को भी माँ से दूर रखना। बाबा की आंखों में शक्ति थी। वह मुझे समझाने के बाद वहाँ से चले गए और फिर बेहोशी की हालत में दादी और बाबा ने माँ को उठाया और एक पुराने कमरे में छोड़ने चले गए। वह कमरा जिसमें बंद चंद साल पहले दादाजी के जानवर रहा करते थे, वह मेरी माँ को वहां गिराकर खुद को बाहर निकल आए और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं माँ को मिलना चाहती थी, मगर मुझे डरा धमकाकर मना कर दिया गया था। माँ सारा दिन बड़े दर्द में कहराती रही। जब उनकी तबीयत जरा संभली तो मुश्किल से चलते हुए दीवारों का सहारा लेकर वह वहां से बाहर निकल आई। मैंने माँ को देखा तो उन पर बहुत तरस आया था। क्या से क्या हो चुकी थी वह। दादी ने माँ को देखा तो बोली, जिंदगी जितनी तुझे मार पड़ी है अब तक तो तेरे अंदर की चुड़ैल निकलकर भाग चुकी होगी। इतना कहकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता उभर आई। माँ की आंखों में आंसू थे। वह यही कहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा व्यवहार भी माँ के साथ भी ठीक रहा है। शाम को बाबा काम से आए तो माँ ने रो रो कर बाबा को यही यकीन दिलाया कि उनके ऊपर किसी किस्म की चुड़ैल का कोई साया नहीं है। मगर बाबा को यकीन नहीं आया, क्योंकि वह तांत्रिक बाबा ने उन्हें बताया था कि मेरी माँ एक चुड़ैल का साया है, तभी वह बेटा नहीं पैदा कर पा रही है। माँ का बदन जख्मों से चूर रहा है। उनके बावजूद दादी के कहने पर उन्होंने बाबा के लिए खाना बनाया, मगर जब दादी ने माँ को खाना ले जाते हुए देखा तो फौरन बोली कि इसमें चुड़ैल के खबरदार, जो यह खाना खाया तो यह तो हमें जहर देकर मार ही डालेगी। बाबा को दादी पर यकीन किसी तौर पर मानी ही और माँ को लाया हुआ खाना बिल्ली को डाल दिया। जैसे ही बिल्ली ने खाया तो वह तड़प तड़प कर मर गई। माँ मेरी बहन हैरत माँ को देखकर माँ पर सचमुच किसी चीज का साया था। अब तो मुझे भी यकीन हो चुका था। एक बार फिर माँ को बाड़े में बंद कर दिया गया। ये सब फिर दादी बोली कि खबरदार, अब
आज के बाद इसे किसी भी यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। दादी की ख्वाहिश थी पोते की शक्ल देखे, मगर माँ पर चुड़ैल के साय की वजह से वह बेटा नहीं पैदा कर पा रही थी। रोजाना सुबह माँ को बाड़े से निकाला जाता और फिर उन्हें चारपाई पर बांध कर बहुत ज्यादा मारा जाता, इतना कि वह बेहोश हो जाया करती थी। मेरी माँ की हम 4 बेटियां थी और चारों की माँ की इस हालत पर बहुत परेशान रहते थे। और फिर दादी बोली, खबरदार, आज के बाद इसे किसी ने यहाँ से बाहर निकाला तो। हम लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। ये सब देख के हम लोगों के कलेजों की मानो तो यहाँ पे दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि ये सब मेरे लिए एकदम नामुमकिन था, क्योंकि मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार हो जाना मेरे लिए असंभव की बात थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। बाबा ने मुझे वहाँ बिल्कुल जाने से मना कर दिया था। छोटी बहनें स्कूल चली जाती थी, मगर मैं अब माँ की जगह घर के काम किया करती थी और दादी तो रोजाना एक पाउडर माँ को खिला रही थी। ऐसे ही करते करते आज 8वां दिन गुजर चुका था। आज तो दादी ने सुबह सुबह माँ के बाल भी जला डाले थे। अपने बालों को जलता देखकर माँ बहुत रोई थी। मैं बाड़े से बाहर तो आ चुकी थी, मगर जो कुछ माँ ने मुझसे कहा था उसके बाद मेरा दिल अभी तक पूरी ताकत से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। महसूस हो रहा था कि मैंने दादी को भी अपने डर का बताया तो वह कहने लगी कि आज के बाद तू मेरे पास ही सो जाना। उसके बाद दादी के कमरे में ही लेट गई। आधी रात को वक्त था जब मुझे दादी की खुसुर खुसुर की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिमाग नींद से जाग उठा, मगर आंखें अभी भी बंद थी। दादी कमरे से बाहर खड़ी थी। दादी हल्की सी आवाज़ में कह रही थी कि सुबह इस मनहूस मारी को काम भी तमाम कर दूंगी। मार खा खा कर सर में डंडे पड़ने से पागल तो यह हो ही चुकी होगी। अब मैं इसे सुबह सुबह इसे किसी भी तरह फिकवाकर इसके पति और बेटियों को भी जहर दे दूंगी, फिर मेरे रास्ते के कांटे साफ हो जाएंगे। दादी हल्की सी आवाज में किसी से फोन पर बात कर रही थी। मेरे सर पे तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। दादी भला ऐसे कैसे बात कर सकती थी। मेरी आंखें बेयकीनी सी फैल हो चुकी। इसका मतलब माँ की कोई तबीयत खराब नहीं थी। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में बाबा को बताना था। मैं सोचा कि मैं ये सब कैसे करूंगी, बाबा को कैसे बताऊं कि उनकी माँ उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में चली हैं। सुबह के वक्त जब बाबा टहलने जाने के लिए उठे तो मैं उनके पास चली गई और कुछ सुना था मैं उन्हें बताने लगी। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर मेरा गला दबोच लिया। जानती है वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं बेबस थी, न जाने आगे क्या होने वाला था। बाबा टहलने के लिए चले गए और दादी उठकर बाड़े की ओर चली गई। वहां जाते ही दादी ने माँ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मैं कुछ कहती इससे पहले ही दादी ने शब्द मेरे सांसें रोक दी। वह माँ को मुंह दबोच कर बोली, क्यों? जो तुझे बहू बनाकर बड़ी चाव से लाया था वह तो मिल गया ना। अग्नि में उनके जीते जीतों में तेरा बाल छू ना सकी, मगर अब देख कुछ भी दिनों तक तुझे कैसे मरने लायक कर दिया है। मैंने अपनी दोस्त से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, जो कि एक जुए में मैं हार गई थी, जिसके कारण मैं अपना कर्ज समय पर ना चुका सकी और मेरी दोस्त ने मुझे मारने की धमकी दी। मौत के डर से मैंने तुम्हारे ससुर की पहली पत्नी को मारकर उनसे शादी की, जिससे मैं उनकी सारी जायदाद हड़प सकूं। मगर जब मौका मिला तो पता चला कि मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर ने सारी जायदाद अपने बेटे यानी तुम्हारे पति के नाम पहले ही हो चुकी है। मैं गुस्से से पागल हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी उसी दोस्त के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया। तुम्हारा पति यानी मेरा सौतेला बेटा, मैं उससे उसी वक्त अपने दोस्त की बेटी की शादी करा के तुम्हारे पति के नाम हुई सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। मेरी जिगरी दोस्त की बेटी की बराबरी करने आई थी ना तू इस घर में, वह तो मेरे सौतेले बेटे की पत्नी ना बन सकी, मगर अब तू सूद समेत बदला लूंगी। तू तो पागल करके समंदर आज डलवाने लगी हूँ। तेरे पति ने अपनी दोस्त की बेटी से शादी करा के जल्द से जल्द सारी जायदाद उसके नाम करके जहर देकर मार दूंगी और फिर तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। माँ ने जब ये शब्द सुने तो मेरी पूरी ताकत से दादी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करके उनका गला दबोच लिया और फिर मुश्किल उठते हुए बोली कि खबरदार कमीनी औरत, मेरे पति और बच्चियों पर बुरी नजर भी मत डालना। मेरे साथ जो ड्रामा तूने रचाया है, मैं ये सब बच्चियों को आज भी नहीं आई दी।
तेरी जान ले लूंगी। दादी पर तो कोई असर ना हुआ। वह माँ को बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर गहरे जख्म पर उंगली खुरचने लगी। माँ की चीख चारों ओर गूंज चुकी थी। मैं आगे बढ़ती कि उससे पहले ही बाबा आगे बढ़कर माँ को दादी से छुड़ाकर सीने से लगा लिया। बाबा को देखकर मैं दंग रह गई, जबकि दादी का रंग उड़ चुका था। बाबा कब से मेरे पीछे खड़े थे, सारी बातें सुन चुके थे। मुझे तो पता ही नहीं था। माँ ने भी यही सब बताया था दादी को। हमारी दादी सौतेली है, जो मेरे पापा से अपनी दोस्त की बेटी का रिश्ता करवा कर जायदाद कब्जे में लेना चाहती थी। मगर मेरे दादाजी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरे बाबा की शादी करा दी थी। जब तक दादाजी जिंदा रहे तो वो माँ का कुछ ना बिगाड़ सकी। मगर उनके जाते ही दादी ने कई सालों तक गुबार इस बहाने को निकाला। बाबा भी गांव के आम से नागरिक थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन इल्जामों पर यकीन कर लिया। माँ के ऊपर चुड़ैल थी ये सब, जो बेटा पैदा नहीं होने दे रही थी। हकीकत जानकर मैं भी हैरान थी कि दादी का राज खुल चुका था। बाबा के दिल में नफरत उभरी थी। उन्होंने दादी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और माँ से माफी मांगने लगे। कई महीनों तक माँ का अस्पताल में इलाज चलता रहा। इन्हें स्वस्थ होने पे कई महीने लग गए। अब वह पहले जैसे ना सही मगर ठीक हो चुकी थी। बाबा ने जो किया अनजाने में किया। माँ ने उनको माफ कर दिया था। सुनने में तो यही आया कि दादी पागल हो चुकी थी। उसकी बहन ने भी उसे अपने पास नहीं रखा। अब यूं ही सड़कों पर फिरती नजर आ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।